जय हिंद। यूपी पीसीएस आरओ और असिस्टेंट हाई कोर्ट आरओ के लिए इतिहास के गुलाम वंश से संबंधित जो क्वेश्चन रजिया सुल्तान से लेकर के कैकवाबाद यानी लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आइए हम लगाते हैं और उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी और भी विभिन्न तरीके से जो बन सकते हैं अन्य जानकारी के साथ हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल, तो जिद्दी प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, यह आपको बताने हैं और इसका आंसर क्या होने वाला है। और इसके पहले आप कुछ और प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, जैसे कि इल्तुतमिश कब मृत्यु हुआ, यह आपको बताना है कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ। उसके बाद इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी, इल्तु का उत्तराधिकारी कौन था, आपको यह बताना है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो जाती है और 1236 में इसका एक पुत्र होता है जो कि बिल्कुल अयोग्य होता है और पुरुष होने के नाते वह राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है, लेकिन वह बिल्कुल शासन व्यवस्था में उसका मन और चित्त बिल्कुल नहीं लगता है, जिससे दिल्ली के सुल्तानों ने हटा करके रजिया को सुल्तान बनाया। अब रजिया जब सुल्तान बनी तो रजिया पुरुष की तरह से पैगा और जो है पगड़ी ओगड़ी का मतलब, और उसने जो नकाब पहनते हैं उसको हटा दिया। अब इसके अलावा खुले मतलब कि आदमियों की तरह ही खुले दरबार में प्रवेश करती थी। और रजिया कितने सालों तक शासन में रही, तो यह 4 सालों तक रही और 1240 तक रही, 36 से 40 तक। तो इसका आंसर जो होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में जो हाथ था वह तुर्कों का था, क्योंकि जो तुर्क थे वही ज़्यादातर यहाँ पे दिल्ली में रहा करते थे, तुर्की अमीर हुआ करते थे। और जो चिहलगानी का निर्माण किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, उसमें सबसे ज़्यादा तुर्की ही हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जो गजनी था वह भी तुर्की ही था और गोरी भी तुर्की था और गोरी के लगभग ऐबक वगैरह भी सभी तुर्की ही थे। इसीलिए इन लोगों ने तुर्कियों को अपने मतलब कि शासनकाल में उनको राय और ये सब देने के लिए इनका उपयोग करता था। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो अब देखिए, जब रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल के पास हो जाती है, और कैथल के पास जो है क्यों होती है, क्योंकि उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वह अल्तुनिया से शादी करना चाहती है। और यहाँ पे अल्तुनिया से इसकी शादी होती है, लेकिन जब दोबारा प्रयास करने के लिए या अपने गद्दी को प्रयास करने के लिए दोबारा पाने के लिए प्रयास करती है, तो कैथल में, पंजाब में, हरियाणा के कैथल में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने एक पद जो है घोड़े का जो आखुर होता है उसको अपने एक जो इसके चाहने वाला होता है उसको देता है, मतलब कि इसके अमीर होता ही है वो भी। तो अल्तुनिया के साथ इसकी शादी हो जाती है। अब इसके बाद इसका एक और जो होता है इसका उत्तराधिकारी, उसको गद्दी पर बैठाया जाता है। फिर
नसीरुद्दीन नामक एक व्यक्ति होता है, उसको जो है ये बलबन नाम का जो व्यक्ति होता है उसको गद्दी पर बैठाता है। और बलबन ने जब नसीरुद्दीन को बैठाता है तो और नसीरुद्दीन को उसने चिहलगानी यानी जो चालीसा दल होता है इल्तुतमिश का, उसमें प्रवेश कराता है, जिससे उन चालीसा दल वालों को नियंत्रित कर सके। अब जो है बलबन जब नसीरुद्दीन एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन शासक था या कौन सुल्तान था जो जूता सील कर जीवन निर्वाह करता था, जूता सील कर जीवन निर्वाह करता था। तो यह कौन था? तो इसमें है नसीरुद्दीन। इसमें जो आता है नसीरुद्दीन जूता सील कर करता था। अब इसके बाद जो अगला गद्दी पर बैठने वाला जो शासक होता है वह बलबन होता है। और बलबन जो है किस नाम से? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। यह बहुत ही मेहनत और लगन के साथ और धैर्य के साथ रहता है कि मुझे गद्दी एक बार ज़रूर मिलेगी। यह बता दें कि इल्तुतमिश जो होता है उसका गुलाम होता है, इल्तुतमिश का गुलाम होता है। और इल्तुतमिश जो 36 में मरता है और यह 1266 में जाकर गद्दी में बैठता है। मतलब कि यह लगभग 30 सालों तक इंतज़ार करता है कि मुझे गद्दी मिलेगी, और बाद में इसे गद्दी मिलती है क्योंकि यह धैर्यवान होता है। हमें भी धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और सफलता तो मिलेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, अब दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो कि रक्त और लौह की नीति अपनाया? तो इसमें भी ऑप्शन यही है बलबन। बलबन जो कि लौह और रक्त की नीति अपनाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आक्रामक, मतलब कि अगर उसके साथ कोई भी ऐसा काम करता है जिससे उसके नियंत्रण जो शासन व्यवस्था है उसमें अनियंत्रित या असंतुलित होता है, तो वहाँ पे उसको हराने के लिए वह लोहा और रक्त दोनों का उपयोग करता है और अपने राज्य को बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसने मंगोलों से भी अपने राज्य की एक बार सुरक्षा की थी बलबन ने। और उसने सिजदा और पैबोस की प्रथा इसने शुरू की थी। सिजदा और पैबोस की इसने प्रथा की शुरुआत की थी। आगे जानेंगे सिजदा और पैबोस की क्या होता है मतलब, इसी में जान लेते हैं। देखिए सिजदा मतलब कि जो है घुटने के बल पर खड़े होकर, घुटने के बल पर जो बैठ करके सिर का झुकाना जो होता है उसे सिजदा कहते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग जो है घुटने पर बैठ करके सिर को झुका करके सिजदा करते हैं। और पैबोस मतलब कि पैरों की चुमाई। तो किसने? बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी और लोगों को जो भी इसके दरबार में आते थे, जो भी दरबारी होते थे, उनसे यह काम करना होता था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न होने वाला है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया। देखिए लिखा है, कथन है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो यहाँ पे बिल्कुल कथन ए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वह सारी शक्ति को अपने हाथ में ले लिया था और अपने हिसाब से पूरे नियंत्रण के साथ शासन व्यवस्था को बनाए रखा था। लेकिन वह मंगोल से सुरक्षा करने के लिए जितनी भी शक्ति है अपने कंट्रोल में नहीं रखा था, बल्कि मंगोलों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वह सिंधु नदी के जो बॉर्डर हैं वहाँ पे कई सारे दुर्ग का निर्माण करा था कि वहाँ पे अगर घुसने पर उसे आसानी से नष्टो आबूद किया जा सके। तो इसमें प्रश्न का जो आंसर बन पाएगा वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए सही है, बल्कि
आर जो है यहाँ पे गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि प्राप्त की? बलबन में इसमें से कौन सी उपाधि प्राप्त की? तो इसमें तूतीय हिंद, जिल्ले इलाही, कैसर हिंद, दीन इलाही। तो देखिए तूतीय हिंद किसे कहा गया है? तो अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद। कैसर हिंद किसे मिला है? तो गांधी को मिला था कैसर हिंद। गांधी जी को जब 1915 में भारत में आए तो उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर अंग्रेज़ों की सहायता करते हैं तो अंग्रेज़ जान जाएंगे नहीं ये लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए हमें आज़ाद कर देंगे। लेकिन अंग्रेज़ जो है सबसे बड़ा भेड़िया की चाल थी उन सबों की। वे जो है यहाँ पे मलाई भी खाना चाहते थे और मलाई जो है का उपयोग जो है लंबे समय तक उसको बना के रखना भी चाहते थे कि दोबारा फिर मलाई खाई जाए। लेकिन गांधी जी को यह जो है उस समय तो लगा सही है, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि नहीं यह हमारे लिए बिल्कुल हमारे मतलब जितनी सोच थी उसके अलग ये सब हैं, तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और इन्हें सर्जेंट की भी उपाधि मिली थी, क्योंकि इन्होंने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार युद्ध चल रहा था उस समय ही गांधी जी आए थे 1914 से और 1919 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था और उसके बीच इन्होंने अन्य सिपाहियों की भर्ती कराई थी जो भारतीय सिपाही होते थे और उनको ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो उस समय इन्हें कैसर ए हिंद मिला था। और दीन ए इलाही क्या है? तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म है, अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म है। तो बचता क्या है? जिल्ले इलाही। तो जिल्ले इलाही की जो उपाधि है बलबन ने प्राप्त करी थी जब सारी शक्ति को केंद्रीकृत कर लिया था। तो आगे निम्न में से कौन था जो फारसी त्यौहार नवरोज़ बनाना शुरू कर दिया था, नवरोज़ त्यौहार को शुरुआत कर दी थी? तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन होने वाला है जो कि है बलबन। देखिए इल्तुतमिश जो है 1211 में गद्दी बैठता है 1236 तक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो निर्माणाधीन कुतुब मीनार था उसके 4 जो छत होते हैं उसकी निर्माण कराया था। और बता दें कि कुल 73 मीटर इसकी ऊंचाई है और जबकि 72 मीटर शायद 72 मीटर जो है कुतुब मीनार की है और जहाँ तक याद है, और 73 मीटर जो है ऊंचाई ताजमहल की है। और ताजमहल और कुतुब मीनार दोनों यूनेस्को की धरोहर साइट में सम्मिलित हैं। इल्तुतमिश देखिए बलबन फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। अलाउद्दीन तुगलक जो है यह भारत का सिकंदर कहा जाता है, लेकिन भारत का दूसरा सिकंदर भी किसे कहा गया था? वह जो है अपने आप को गजनी कहता था, अपने आप को दूसरा सिकंदर। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल को लेकर के। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? बिल्कुल, तो कौन सा संबंध में इसके अलग है? उसने खुद नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसने तुर्कान ए चिहलगानी को प्रभाव को समाप्त कर दिया था, उसने बंगाल के विद्रोह को दमन किया था। तो इसमें आपको सही जो आंसर होने वाला है इससे अज्यूम करके बताना है क्या हो सकता है। तो आइए इसका जो उत्तर हो सकता है यह हो जाएगा, उसने इक्तादारी व्यवस्था की प्रारंभ की थी। इक्तादारी जो व्यवस्था इसकी प्रारंभ इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। और जबकि नियामत खुदाई का सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया, साथ में तुर्कान चिहलगानी को समाप्त किया था। जो तुर्कान यानी चिहलगानी इसी को चालीसा दल कहते हैं, इसमें अपने उलुग खां जिसकी उपाधि दी थी मोहम्मद नसरुद्दीन को इसने उलुग खां की उपाधि दी थी और जब उसको चालीसा दल में घुसाया तब इसने इसके प्रभाव को धीरे धीरे समाप्त कर दिया और बंगाल के विद्रोह को भी इसने दमन किया था।
इस तरह से अगला जो प्रश्न बन सकता है इसके संबंधित, तो निम्न में से सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर अपने शिलालेख को स्वयं खलीफा का सहायक कहा है? किसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? खलीफा नहीं कहा बल्कि जो खलीफा है उसके दूसरा दाहिना हाथ बोल सकते हैं, तो उसे बोलेंगे यहीं पे बलबन ही इसका हाथ है। देखिए कैकूबाद अंतिम सुल्तान यह होता है, अंतिम सुल्तान गुलाम वंश का यह कहा जाता है कैकूबाद को। अब कैकूबाद अंतिम था तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी देखता है कि अब लोहा गर्म है और इसका पूरा का पूरा जो है पिघलने वाला है, तो उसी समय अपनी तलवार से इस जो गर्म लोहा, पिघले हुए लोहा को क्या करता है? ख़त्म कर देता है और सेनापति से सीधे यह सुल्तान पद को धारण करता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे कहते हैं खिलजी वंश। इसकी शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में शुरुआत कर दी और 1230 तक जो है 1220 तक जलालुद्दीन खिलजी का या खिलजी वंश शासन चला। तो इस तरीके से आपने देखा, और दिल्ली में ही बलबन का भी मकबरा है और लगभग सभी लोग का दिल्ली के आसपास ही मकबरा यहाँ पे मनाया गया। जबकि जो इल्तुतमिश है इसका भी दिल्ली में है और लाहौर में जो है ऐबक का मकबरा है और यहीं पे यह पोलो को खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से आज का जो प्रश्न है समाप्त होता है और इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न जो कि छूट चुका हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और इससे संबंधित कोई सुझाव हो तो भी आप दे सकते हैं। जय हिंद माय फ्रेंड्स।